स्टार्ट करते बेटा आज की क्लास को। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अपन लोग सबसे पहले रिकॉल करते हैं अभी तक हमने डिमांड में क्या क्या पढ़ा था, और उसके बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, सबसे पहले इस चैप्टर में मैंने आपको दो टर्म्स का मतलब बताया था। एक टर्म थी डिमांड और एक टर्म थी क्वांटिटी डिमांड। बेटा डिमांड का मतलब था क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। डिमांड का मतलब क्या था? जो कंज्यूमर क्या है, विलिंग एंड बाय एट वेरियस टाइम over a period of sir, क्योंकि over a period of time में demand is a flow constant. Demand is a flow constant. Quantity demanded refers to quantity of a commodity जो consumer क्या है, willing and able to buy at given price at a given point of quantity demand is a फिर मैंने आपको बताया था बेटा डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। उससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम होगी, सिमिलरली अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। इनवर्स और नेगेटिव रिलेशन है। अगर प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को, इस इनवर्स रिलेशनशिप को मैं टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं, इट इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। और प्राइस और डिमांड के इनवर्स रिलेशनशिप को अगर मैं एक कर्व या ग्राफ में रिप्रेजेंट करता हूं, इट इज कॉल्ड डिमांड कर्व। और क्योंकि ये रिलेशनशिप नेगेटिव है, दैट्स व्हाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा बनता है बेटा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। फिर मैं आगे गया था और मैंने आपको बताया था डिमांड कितने टाइप की होती है बेटा? दो, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड इज डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर, मार्केट डिमांड इज डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर प्रेजेंट इन दी। इंडिविजुअल डिमांड एक नैरो कॉन्सेप्ट है बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड एक वाइडर कॉन्सेप्ट है या ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है बिकॉज इट इज समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। फिर मैंने बताया था लॉ ऑफ डिमांड इंडिविजुअल डिमांड में मे और मे नॉट अप्लाई, मार्केट डिमांड में ऑलवेज अप्लाई। यहाँ पे हम बनाते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और वहां पे हम बनाते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व। ये बात समझ आती है बेटा? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? लॉ ऑफ डिमांड वाला पॉइंट मैं अभी आपको बताऊंगा, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे आराम से। नेक्स्ट आया था बेटा डिमांड फंक्शंस या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ये हेडिंग थी। मतलब सर इसमें हम ये पढ़ने वाले थे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनमें चेंज आने से हमारी डिमांड को इन्फ्लुएंस हो सकता है। मतलब इनमें चेंज आने से डिमांड या तो बढ़ सकती है या घट सकती है। टोटल 8 पॉइंट थे। ठीक है, उनमें से इनिशियल जो 5 पॉइंट थे वो इंडिविजुअल के थे, और बाकी 7 पॉइंट जो है वो कौन से थे? मार्केट के। राइट। पहला पॉइंट था प्राइस ऑफ दी कमोडिटी। प्राइस ऑफ दी कमोडिटी के साथ कैसे रिलेशन? नेगेटिव और इनवर्स, नेगेटिव और। सेकंड था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, उसमें 2 पॉइंट है सब्स्टिट्यूट एंड, सब्स्टिट्यूट के साथ पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री के साथ नेगेटिव। थर्ड आया इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इसमें 2 वर्ड थे नॉर्मल और नॉर्मल के साथ पॉजिटिव, इंफीरियर के साथ नेगेटिव। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई रिलेशन नहीं था, फेवरेबल चेंज है तो बढ़ेगी, अनफेवरेबल में डिमांड घटेगी। फिफ्थ था फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, रिलेशन था पॉजिटिव। अगर एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ेगा तो आज डिमांड बढ़ाओगे, अगर एक्सपेक्टेड प्राइस कम होगा आज डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट था नंबर ऑफ कंज्यूमर, पॉजिटिव रिलेशनशिप, कंज्यूमर ज्यादा तो मार्केट डिमांड ज्यादा, कंज्यूमर कम मार्केट डिमांड। लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आपकी इकोनॉमी में रिच ज्यादा है या पुअर ज्यादा है? रिच ज्यादा है तो लग्जरी या नॉर्मल गुड ज्यादा डिमांड होंगे, इंफीरियर कम, और वाइसा वर्सा। क्लियर है बेटा? उसके बाद लास्ट पॉइंट था आई गेस वेदर कंडीशन, उसमें सेम टेस्ट एंड प्रेफरेंस की तरह था, कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट आइटम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन बनेगा दैट इज चेंज। अब डिमांड में 2 टाइप का चेंज आता है, आपको मैंने बताया था। एक होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और एक होता है चेंज इन डिमांड। सिर्फ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड की जब मैं बात करूंगा तो पहले एक चीज क्लियर कर लो बेटा, अभी जो डिमांड हम पढ़ रहे हैं दैट इज प्राइस डिमांड। इसे क्या बोलते हैं? प्राइस डिमांड में हमारा जो मेन फैक्टर है दैट इज प्राइस, और प्राइस के अलावा सारे फैक्टर क्या है? अदर फैक्टर्स। क्या है बेटा? बात समझ आ रही है? अभी हम प्राइस डिमांड पढ़ रहे हैं तो हमारा मेन फैक्टर प्राइस है, अदर फैक्टर्स बाकी सारे बच गए, वो अदर फैक्टर्स है। अब चेंज 2 टाइप का होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब है जब अदर फैक्टर्स रहेंगे कांस्टेंट, मेन फैक्टर होगा चेंज। अभी मेन फैक्टर कौन है? प्राइस। मेन फैक्टर होगा चेंज और उसकी वजह से डिमांड में क्या आ जाएगा? चेंज। अगर अदर फैक्टर कांस्टेंट है, मेन फैक्टर यानी प्राइस में चेंज आने से डिमांड चेंज हो रही है, इट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड।
सर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, कर्व में हमेशा मूवमेंट होगी। क्या होगी? हमेशा मूवमेंट। नेक्स्ट आता था चेंज इन डिमांड, जहां पे मेन फैक्टर यानी प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा। अदर फैक्टर में चेंज आने से डिमांड क्या होगी? चेंज, उसे बोलेंगे चेंज इन डिमांड। और चेंज इन डिमांड में हमेशा क्या होगा? शिफ्ट। क्या होगा? शिफ्ट। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड दो टाइप का होता है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। चेंज इन डिमांड दो टाइप का होता है, इंक्रीज और डिक्रीज। अब सर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन क्या है? एक्सपेंशन में अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, डिमांड बढ़ेगी ड्यू टू फॉल इन प्राइस, और इसमें होता है डाउनवर्ड मूवमेंट। क्या होता है बेटा? डाउनवर्ड मूवमेंट। सेकंड पॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, डिमांड कम होगी ड्यू टू राइज इन प्राइस, और इसमें होता है अपवर्ड मूवमेंट। क्या होता है बेटा? अपवर्ड मूवमेंट। नेक्स्ट अपन गए थे इंक्रीज डिक्रीज पे। इंक्रीज डिक्रीज दोनों बहुत सॉर्टेड है। मेन फैक्टर नहीं, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। अदर फैक्टर में चेंज आने से अगर डिमांड बढ़ गई, इंक्रीज है। अदर फैक्टर में चेंज आने से डिमांड घट गई, डिक्रीज है। इंक्रीज में राइट वर्ड शिफ्ट, डिक्रीज में लेफ्ट। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? डिमांड क्वांटिटी डिमांड में डिफरेंस, फिर मैंने आपको डिमांड के टाइप्स बताए, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, सारे डिटरमिनेंट चार्ट के 8 पॉइंट पढ़ाए, और चेंज का कॉन्सेप्ट बता दिया। ये चेंज का कॉन्सेप्ट आपको टिप्स में होना चाहिए याद, क्योंकि सप्लाई में भी सेम रिपीट होगा और मार्केट इक्विलिब्रियम में भी सेम रिपीट होगा। तो वहां पे आप ये मत पूछना सर ये राइट लेफ्ट ऊपर नीचे क्यों जा रहा है। किसी को कोई डाउट? पक्की बात? कोई दिक्कत? बता बिंदास बता, कोई टेंशन? हंस मत, हंस क्यों रहा है? बता, टेंशन मत ले। पक्का? क्यों भाई, तुमसे 10 बार पूछना पड़ता, तुम बताते तो होंगे। नहीं क्लियर है? पूछ ले भाई, और कोई दिक्कत परेशान, कोई फालतू बोल रहे थे? क्वेश्चन लिखो बेटा एक। हाँ जी। आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए और कॉन्सेप्ट को थोड़ी और क्लियरिटी देने के लिए हम जरा 4-5 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? याद हो जाएगा अच्छे से, मजा आएगा तुम्हें। पहला क्वेश्चन लिखिए, जल्दी क्वेश्चन लिखो। डिफरेंस बिटवीन expansion of demand and contraction of demand. Difference between expansion of demand and contraction of demand. ठीक है, पहला तो मैं करवाऊंगा पूरा, उसके बाद मैं आपको एक दूंगा करने को। एक साइड लिखना एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, बेटा पंखे से उल्टा टांग दूंगा, और पिंक कलर के कपड़े पहना दूंगा। कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, सारे करो यार, सारे करो, याद हो जाएगा। और लोग कॉन्सेप्ट तो आपको आएगा, लर्न कर लो, अच्छे से लर्न हो जाएगा, पक्का प्रॉमिस। बिल्कुल आलस बिल्कुल नहीं करना, सीए में तो बिल्कुल भी नहीं, घर पे करना अपना। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन डिफरेंस कर रहे हैं, पहले मैं तरीका बता दूं किस तरीके से करना है। 4 पॉइंट लिखेंगे, पहले डेफिनेशन लिखो, साथ साथ लिखना। इट रेफर्स टू दैट सिचुएशन, it refers to that situation where other factor remains constant and due to fall in price and due to fall in price, comma, demand increase, due to fall in price, comma, demand increase। अभी सिर्फ एक्सपेंशन में लिखना है पूरा, ठीक है? ये पहला डेफिनेशन हो गया, क्लियर? अदर फैक्टर कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ी है ड्यू टू फॉल इन प्राइस, इसे एक्सपेंशन बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2 में आप इसका कर्व बना लीजिए बेटा फटाफट, आपको
इसका कर्व बना लो बेटा फटाफट। एक्स 0 y। डाउनवर्ड स्लोपिंग आप लेंगे पॉइंट ए, प्राइस है पी, क्वांटिटी है क्यू। एक्सपेंशन में प्राइस कम हुआ है पी से P1, ए से बी, और क्वांटिटी बढ़ गई Q1। मूवमेंट कैसी आती है बेटा? डाउनवर्ड। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। इसके नीचे आएंगे पॉइंट नंबर 3। इन केस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कॉमा, देयर इज डाउनवर्ड मूवमेंट along the demand curve। और लास्ट डिफरेंस का पॉइंट बनाएंगे 4, दैट इज कॉजेज। एक्सपेंशन का क्या कॉज होता है? तो बेटा कॉज सिंपल है, एक्सपेंशन अकर्स ड्यू टू fall in price of the commodity। Expansion occurs due to fall in price of the commodity। नहीं नहीं वो, हाँ बट कॉजेज अलग बना दिए ना बेटा। कर दो वाइस वर्सा कॉन्ट्रैक्शन में कर दो सारा फटाफट। कॉन्ट्रैक्शन में ले आइए सारा, बस माइनर चेंजेस कुछ। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस होगा राइज और डिमांड होगी डिक्रीज। पहला पॉइंट। कर्व में भी थोड़ा सा चेंज, ए पॉइंट पी क्यू, यहाँ पे प्राइस बढ़ता है P1 बी और एक कम होगी थर्ड पॉइंट में। कॉन्ट्रैक्शन में आता है डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड कर देना, और फॉल इन प्राइस की जगह कॉज हो जाएगा राइज इन प्राइस। ये रहा डिफरेंस। कर दो फटाफट।
फॉल लिख लो, राइज फॉल इंक्रीज डिक्रीज। अंशु भाई कहाँ गायब हो? क्या बात है? बेटा जिसका ये हो जाए अगला क्वेश्चन लिखना, डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। कर दो, 4 बेसिस पढ़ाओ। पहले डेफिनेशन, डायग्राम, चेन जो भी आएगा शिफ्ट आएगा वहां तो, और कॉजेज। कॉजेज में ध्यान रखना, कॉजेज में प्रॉपर कॉजेज बताओगे। इंक्रीज में, इंक्रीज में कॉज क्या होता है? चेंज इन अदर फैक्टर मत बोल देना, अदर फैक्टर को बताना पड़ेगा कि अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है यानी बढ़ रही है तो क्या हुआ होगा? सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस कम हुआ होगा, नॉर्मल गुड के केस में इनकम बढ़ी होगी, इंफीरियर में कम हुई होगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में फेवरेबल चेंज। तो वहां पे पर्टिकुलर कॉज में 3-4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे आपको। करो, मैं हेल्प करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। एक साइड करो इंक्रीज, एक साइड करो डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज, पहला पॉइंट। हाँ, उसमें वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वाला पॉइंट। अब ये चेंज इन डिमांड के बीच में डिफरेंस है। इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर price of the commodity remains constant and due to change in other factor, comma, demand increase rise, कुछ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर डिमांड इंक्रीज। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इंक्रीज में, डायग्राम बनाओ। x0y, आपने लिया पॉइंट ए, पी प्राइस है, क्वांटिटी है क्यू। प्राइस में कोई चेंज नहीं आया फिर भी डिमांड इंक्रीज हो गई, क्यू से Q1। प्राइस का लेवल रहेगा सेम। ये आ जाएगा बेटा नया पॉइंट, ये आ गया, पहला डी था, नया कर्व बनेगा D1। D1 थर्ड पॉइंट कर लेना, rightward shift in the demand curve,
rightward shift in the demand curve. Rightward shift in the demand curve. पॉइंट नंबर 4 डाल दो, कॉजेस। अब इसमें आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा बेटा। इसके कॉजेज में आप चेंज इन अदर फैक्टर नहीं ले सकते। अब सृष्टि जी आपको ना पॉइंट बताने पड़ेंगे पर्टिकुलरली कॉजेज के। भूमिका जी अब आपको कॉजेज के पॉइंट सोचने पड़ेंगे, क्योंकि डिमांड हो रही है इंक्रीज। अब डिमांड इंक्रीज होने के लिए अदर फैक्टर में कैसे कैसे चेंज आने पड़ेंगे। जिनके साथ डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन है उन्हें बढ़ना पड़ेगा, जिनका नेगेटिव उन्हें कम होना पड़ेगा। तो आप कोई भी 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट मानो डिमांड बढ़ रही है क्योंकि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड बढ़ गया होगा। भाई अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ेगा तो हमारे गुड की डिमांड बढ़ेगी ना। लेकिन अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड की बात करूं तो मेरे भाई प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड को क्या करना पड़ेगा, कम, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन था, कम करूंगा तब डिमांड बढ़ेगी। फोर्थ केस में और थर्ड केस में इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है वो क्या होगी, ज्यादा। अज्यूम करो नॉर्मल गुड है। एक कॉस्ट क्या हो सकता है, फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। और भी बहुत सारे हो सकते हैं बट अभी आप 4 लिख लो। पॉपुलेशन बढ़ जाए, एक पॉइंट ये है। वेदर कंडीशन में फेवरेबल चेंज आ जाए, एक पॉइंट ये है। वेदर कंडीशन बेटा, वेदर सर्दियां आ गई तो विंटर जो है वो। टेस्ट एंड प्रेफरेंस तो फैशन में चेंज है ना, टेस्ट में चेंज है। वेदर तो वेदर का चेंज बता रहा है। और तो आप ओवरलैप भी कर सकते हो, दोनों सेम ही है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस और वेदर कंडीशन एक ही चीज हो गई, मतलब आप उसे सेम ही कर सकते हो क्योंकि बिहेवियर सेम है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में मैं फैशन की बात कर रहा हूँ कि फैशन में चेंज आ गया, और वेदर में वेदर की बात। अच्छा ये सेम कॉपी पेस्ट करो, डिक्रीज बना दो फटाफट। बेटा सेकंड कॉस्ट क्या, यस बेटा सेकंड कॉस्ट क्या है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है बेटा। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड डिक्रीज, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना एक बार आप अपनी, उसके लिए नॉर्मल गुड का केस है। डिक्रीज कर दो बेटा फटाफट। नॉर्मल गुड्स, लिखना पड़ेगा, आ जाओ यार लिख लो फटाफट। डिक्रीज में क्या है, इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर, इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर
प्राइस ऑफ द कमोडिटी, बेटा बिल्कुल भी आलस नहीं करना, लिखो, मैं आपको बता रहा हूं, आई नो आपको आता है सबको। प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट एंड ड्यू टू change in other factor, demand decreases. सेकेंड पॉइंट, जब आप कर्व बनाएंगे x 0 y, हाँ जी अनीस पैरेलल ही करना बेटा, पैरेलल करेंगे सिर्फ, जो भी करेंगे। कर्व बनेगा ये डिमांड कर्व डी, इस पे लिया मैंने पॉइंट ए, प्राइस है पी, क्वांटिटी है क्यू। अब सेम प्राइस रहा लेकिन क्वांटिटी कम हो गई, क्यू 0 पे, प्राइस का लेवल बेटा सेम है, पॉइंट है बी। नया कब आया D1 पे, शिफ्ट को कर लीजिएगा राइटवर्ड की जगह, क्या होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। कॉजेस को उल्टा कर लेना, सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम हुआ होगा, कॉम्प्लीमेंट्री का बड़ा होगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर कम हुई होगी, और फेवरेबल की जगह कर देना अनफेवरेबल चेंज। हाँ ब्रैकेट में लिखा है ना, अज्यूमिंग नॉर्मल गुड है, इंफीरियर में आप अपने हिसाब से कर लेना। क्या कोई दिक्कत, क्लियर है ना, और थोड़ा क्लैरिटी है, एक होमवर्क में लिखो, और अगली क्लास तभी शक्ल दिखाना बेटा जब होमवर्क करके आए हो, नहीं आए तो प्लीज मत आना, क्योंकि शायद पहली बार होमवर्क दे रहा हूँ या सेकंड बार, सेकंड बार, तो मत ही आना, अच्छा रहेगा घर ही रहना, क्योंकि मैं यहाँ से भेजूंगा, फिर करके आओ तभी आना, सृष्टि जी तभी आना, वरना मत आना। क्वेश्चन लिखो, डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। डिफरेंस बिटवीन change in quantity demand and change in demand। और मैं बहुत क्लियर टर्म्स में बोल रहा हूँ, तभी आना जब कर आओ डिफरेंस, अदरवाइज मत आना, मैं सिंगल एक एक का चेक करके घर भेजूंगा पहले ही, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर टर्म्स में। हाँ जी सॉरी, 4 पॉइंट सेम सेम पैटर्न, पहले आप डिफरेंशिएशन बताएंगे, सेकंड पॉइंट आप कर्व का डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन इज डायग्राम कैसे बनेगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में दोनों बनेंगे, एक्सपेंशन भी और कंट्रैक्शन भी, एक ही कर्व में दोनों बना देना, और वहां पे इंक्रीज डिक्रीज एक ही कर्व में दोनों बना देना, ठीक है, एक ही कर्व में बना देना, बन जाएगा ना। रिमझिम डाउट है कोई, ये आपने बनाया, इंक्रीज में राइट में दे देना, डिक्रीज में लेफ्ट, एक ही कर्व में दोनों दिखा देना। ये रहा आपका होमवर्क, कोई दिक्कत। सर इंट्रोडक्शन का पॉइंट 4 दिखाना। सॉरी बेटा क्या दिखाना है, सर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का पॉइंट 4, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का पॉइंट 4। ये रहा, चलिए भाई। सर इसमें कॉन्ट्रैक्शन वाले केस में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन अकर्स होगा ना, कॉन्ट्रैक्शन अकर्स ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। किसी को कोई डाउट, चेंज क्लियर है बेटा, कॉजेज में चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में आप कॉज देंगे ड्यू टू चेंज इन प्राइस, और वहां देंगे ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। अब आपको पर्टिकुलरली नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि चेंज इन डिमांड में कुछ बताया नहीं, इंक्रीज है डिक्रीज है, तो बोल देना चेंज इन अदर फैक्टर, चेंज इन प्राइस, बस। ठीक है भाई, कोई डाउट, क्लियर है, होमवर्क करके आना बेटा। आते हैं अगले टॉपिक पे, अगले टॉपिक से पहले ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग नहीं ज्वाइन करो पहले, बाकी बच्चे हेडिंग डालो बेटा। ऑलमोस्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक है, ऑलमोस्ट मतलब बेसिक डिमांड का,
इसके बाद हम डिमांड के एक नए फेज में जाएंगे, बट बेसिक इसको समझना पड़ेगा। हेडिंग डालो लॉ ऑफ डिमांड, हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ डिमांड। हेडिंग डालो बेटा लॉ ऑफ डिमांड। पेन रख दो 2 मिनट, पहले सुन लो, आराम से सुन लो बेटा। कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड, अभी काफी थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, आराम से चलेगा टाइम, अगली क्लास भी इस पे जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, बट इंपॉर्टेंट है। अभी जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है क्या बोलते हैं? एक बात बताओ, आपको भी मैंने बताया पहले फर्स्ट क्लास में बताया था, प्राइस और डिमांड का रिलेशन कैसा होता है? नेगेटिव और इनवर्स। यानी प्राइस बढ़ने से डिमांड घटेगी, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगी। इस नेगेटिव और इनवर्स के रिलेशनशिप को ही बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। मतलब सिंपल टर्म्स में लॉ ऑफ डिमांड कहता है, नोट नहीं करना कुछ भी, अभी रुक जाना। अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी? कम। अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी कम होगा तो डिमांड क्या होगी? ज्यादा। यानी कि सर हमने पढ़ा था कि देयर इज नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। बेटा ये तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो ना, इसमें तो कोई पंगा है नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, इस पूरी डिमांड में सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी अजम्पशन, मैंने आपको बता रखी है। भाई प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप शो होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अगर आप प्राइस ऑफ द कमोडिटी को बढ़ाओगे तो यार डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन मैंने बोला प्राइस बढ़ा और हमारा प्राइस बढ़ने से उसी टाइम पे आपकी इनकम भी बढ़ गई, तो क्या डिमांड फॉल होगी? नहीं सर, क्योंकि प्राइस बढ़ने से आपकी परचेजिंग पावर कम हुई, लेकिन इनकम बढ़ने से आपकी परचेजिंग पावर वापस से बढ़ गई, तो ये रिलेशनशिप शो नहीं होगा ना। भाई लॉ ऑफ डिमांड जो है ना, वो पहले क्लियर बोलता है, कहते हैं प्राइस और डिमांड में नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप है, गारंटी है। लेकिन बस एक असम्पशन याद रखना, दैट अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अभी क्योंकि हम प्राइस डिमांड पढ़ रहे हैं, तो मेन फैक्टर प्राइस हो गया और अदर फैक्टर प्राइस के अलावा, यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस सब कोई चेंज नहीं, अदर फैक्टर रिमेन। और बेटा इसे लैटिन में एक टर्म से बोला था, सिट्रस पेरिबस। प्लीज इसे याद रखिएगा, 1 मार्क में पूछता है। सिट्रस पेरिबस का मतलब है अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इसका मतलब प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगी, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगी। बस याद ही रखना है कि अदर फैक्टर्स रिमेन, इसको क्या बोलते हैं? सिट्रस पेरिबस। क्या बोलते हैं? सिट्रस पेरिबस। कोई दिक्कत? क्लियर है? सिंपल है बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपको आता है ऑलरेडी है। पहले ऐसे नोट करो, ऐसे नोट करना, पहले जल्दी करो।
सिट्रस, CETRIS, PARIBUS, सिट्रस पेरिबस। कैसे? दो बातें याद रखना बेटा। लॉ ऑफ डिमांड जो है उसे बोलते हैं, इट इज अ क्वालिटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसे? क्यों बोलते हैं? हटा दो, बस याद रखना, इट इज अ क्वालिटेटिव लॉ। इसका रीजन थोड़ी देर बाद दूंगा। ठीक, क्वालिटेटिव लॉ बोलते हैं, बस अभी के लिए लिखवा रहा हूं बिकॉज इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ चेंज ओनली। आप चाहो तो नीचे पॉइंट में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर लिखना, ऊपर स्पेस है ऊपर लिख लो, नीचे सेपरेट नोट बना के लिख लो। बस याद ही रखना बेटा, क्वेश्चन आता है क्वालिटेटिव लॉ है भैया, इट इज नॉट अ क्वांटिटेटिव लॉ। अभी इसका रीजन एक दो क्लास बाद मिल जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव लॉ बिकॉज इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ चेंज ओनली। डायरेक्शन है, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ चेंज ओनली। इसके साथ साथ एक और पॉइंट सेकंड बना लेना अलग से, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। बेटा लॉ ऑफ डिमांड का एक और नाम आता है और उसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। तो दोनों में से किसी भी नाम से आए, टेंशन ना लेना, आराम से फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज या लॉ ऑफ डिमांड। सिंपल है, एक क्वालिटेटिव लॉ है जो क्या बोलता है, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, सिट्रस वेरिएबल्स रखोगे तो प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन आएगा? नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव और इनवर्स रिलेशन। अभी मैंने बताया है ना, मतलब क्वालिटेटिव लॉ छोड़ दो, बस पॉइंट लिख के छोड़ दो। लॉ ऑफ डिमांड या फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज, ये दोनों नाम है और उसका नेचर क्वालिटेटिव है। लॉ ऑफ डिमांड नेचर में क्वालिटेटिव है। अब क्वालिटेटिव का मतलब क्या है वो एक दो क्लास बाद में, बट उससे पहले मैं वापस आता हूं पहले। क्या आपको मैंने इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड का डिफरेंस करवाया था स्टार्टिंग में? वहां पे तीन चार पॉइंट लिखवाए थे। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के डिफरेंस पे आ जाओ बेटा वापस। ये रहा इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। इट इज डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर, डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर प्रेजेंट इन द मार्केट। ये है नैरो कॉन्सेप्ट, ये है इंडिविजुअल डिमांड के केस में लॉ ऑफ डिमांड में और मे नॉट, मार्केट डिमांड में इट इज। अब ये क्या फंडा है सर, सुनो ध्यान से। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है सिट्रस पेरिबस में प्राइस बढ़ने से कंज्यूमर डिमांड क्या करेगा? कम। अगर मान लीजिए किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ गए, क्या अंबानी पे उसका असर पड़ेगा? अंबानी पे नहीं भाई। अगर किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ गए तो हो सकता है, नहीं हो सकता है किसी पर्सन पे, हम जैसे लोगों पे उसका बहुत असर पड़े और किसी लोगों पे उसका कम असर पड़े, और अंबानी जैसे लोगों पे उनका बिल्कुल भी असर ना पड़े। पॉइंट समझ आ रहा है? मतलब अंबानी की जो इंडिविजुअल डिमांड है, क्या जरूरी है उसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो? इट मे हैपन और इट मे नॉट हैपन, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ा, अरे भैया अंबानी उसकी डिमांड नहीं बढ़ाएगा, नॉर्मल रखेगा, लेकिन बाकी कंज्यूमर्स में फर्क पड़ेगा, पड़ेगा, होल इकोनॉमी में तो पड़ेगा, जिससे मार्केट डिमांड पे अफेक्ट होगा 100%। तो कॉन्सेप्ट कह रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है ना, इंडिविजुअल डिमांड के केस में प्राइस बढ़ने से
असर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं इंडिविजुअल के केस में। लेकिन ऐसे 1, 2 या 10 लोग ही तो होंगे जिनकी असर ना पड़े। भाई जो मेजॉरिटी पीपल है, जब प्राइस बढ़ेगा तो इक्के दुक्के लोगों को असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मेजॉरिटी पीपल तो डिमांड कम करेगी, उससे मार्केट डिमांड क्या होगी, कम। यानी लॉ ऑफ डिमांड इंडिविजुअल के केस में अप्लाई हो या ना हो, एग्रीगेट मार्केट के केस में हमेशा अप्लाई होगा। ये बात समझ आ रही है? जैसे इस रूम में मैंने बोला ये पेन 2500 से 5000 का हो गया। अब भाई हो सकता है 1, 2, 4, 5 लोग इसकी डिमांड में बिल्कुल चेंज ना लाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो ले लेंगे। लेकिन मेजॉरिटी पीपल तो ऐसा नहीं रिएक्ट करेगी ना, वो तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम करेगी। तो इंडिविजुअल डिमांड के केस में लॉ ऑफ डिमांड मे और मे नॉट अप्लाई, बट एग्रीगेट और मार्केट लेवल पे जब हम सारे कंज्यूमर को कंबाइन करेंगे तो इंपैक्ट पड़ेगा हमेशा। प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगी हमेशा। कौन सी डिमांड? मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल के केस में सर हमें नहीं पता, कस्टमर पे डिपेंड करता है वो कैसा है, वो रिच है पुअर है, उस पर डिपेंड करे। पॉइंट समझ आ गया? सृष्टि बेटा क्लियर है? महिमा क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब आ जाओ डेफिनेशन लिख लेते हैं बेटा इसकी। आ जाओ जी, पॉइंट लिखना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। ये तो हमने थोड़ा अपने टर्म्स में लिख लिया, अब इसको लिख लेते हैं। लिखो, लॉ ऑफ डिमांड। हाँ जी दिव्या भाई बोलो, दिव्या बोलो। दिव्या बेटा तूने हैंड रेस करा है, मेरे को आवाज नहीं आ रही, या तो चैट पे लिख दे या फिर मैसेज कर दे चैट पे। कोई डाउट है तो बता बेटा। सर अब आवाज आ रही है? हाँ जी बोलो बोलो, अब बोलो। सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे कोई एंटीक गुड्स वगैरह होते हैं तो उनके केसेस में तो अगर प्राइस बढ़ जाता है तो उनकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है ना, तो वो ऑल ओवर अलग मार्केट है, की। आप बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल 1 मिनट दे दे मुझे, मैं आऊंगा। लॉ ऑफ डिमांड बेटा हर जगह अप्लाई नहीं होता, बिल्कुल ठीक बोला तूने पॉइंट, उसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, बट अभी जनरल रूल लिख रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा टाइम दे। ओके लिखिए, लॉ सर। ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, कॉमा, other factors remain constant। ब्रैकेट में कर लीजिएगा बेटा, ceteris paribus, there is negative or inverse relationship between price and quantity demand। नेक्स्ट पॉइंट लिखना एक लाइन छोड़ के, if price of the commodity increase then demand falls, similarly, comma, if the price of the commodity decrease then demand rise। बस अंडरलाइन कर लेना, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। ये हो गई लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन। एक क्वालिटेटिव लॉ है और इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। यहां तक कोई दिक्कत भाई? क्लियर है? पक्की बात? नेक्स्ट हेडिंग डालो, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मेन कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डिमांड ही चल रहा है, उसके अंदर छोटे छोटे हेडिंग्स है। assumptions of law of demand।
देखो बेटा, अजम्पशन तो वैसे टेक्निकली सिंपल एक ही है, वो है सिट्रस पेरिबस, लेकिन एमसीक्यू में आएगा तो लिखने तो पूरे पड़ेंगे। अजम्पशंस क्या क्या है लिख लो। नंबर 1, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड डू नॉट चेंज। नंबर 2, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड रिमेन कांस्टेंट। थर्ड, income of the consumer remains the same. Fourth, there is no change in taste and preference or weather condition last 5. There is no expectation of change in price in the future. आई होप क्लियर हो बेटा। अभी तक हमने कुछ भी नहीं करा, आप नोटिस करो, हमने आपको दो ही बातें बताई। पहला तो मैंने आपको डिफरेंसेस करवाए, वो तो हमने लास्ट क्लास ही देख लिए थे, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का, इंक्रीज डिक्रीज का, और चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड होमवर्क में। अगला मैंने आपको बताया लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। सर लॉ ऑफ डिमांड बोलता है अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट या स्टेटस वेरिएबल्स। प्राइस और डिमांड का कैसा रिलेशन है, इनवर्स और नेगेटिव। इनवर्स और लॉ ऑफ डिमांड कैसा लॉ है, क्वालिटेटिव लॉ है, एंड इट इज आल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। फिर मैंने लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशन बताई, अजम्पशन है स्टेटस वेरिएबल्स, और इनके पॉइंट्स मैंने इस तरीके से लिखवा दिए। कोई दिक्कत, एकदम शॉर्टेड है। आगे बढ़ते हैं, आज के लिए लास्ट हेडिंग है बस। लॉ ऑफ डिमांड में ही इसके बाद आज के लिए लास्ट हेडिंग ना लो, अभी लॉ ऑफ डिमांड खत्म नहीं हुआ, पढ़ेंगे ना लो। नहीं नहीं चलेगा टॉपिक, हाँ तो ये टॉपिक जाएगा ना लंबा आज के लिए। अबे भाई आधा घंटा लेगा टॉपिक। रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। नहीं नहीं नहीं, अब ये देखो क्या है, इसका पहले क्वेश्चन फॉर्मेट समझो कैसे कैसे पूछता है वो, तो इसे ना क्वेश्चन फॉर्म में लिख लो आप। एक वैरायटी है क्वेश्चन की, 3-4 फॉर्मेट में पूछता है, आंसर सेम है। पहले लिखो फिर समझाता हूं। पहला क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ओके जी, ये क्वेश्चन है। और करके एक और क्वेश्चन लिखो, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। और करके लास्ट,
Why does consumer consuming more at less price? और बेटा ये उल्टा भी हो सकता है कि कंज्यूमर कंज्यूमिंग लेस एट मोर प्राइस, दोनों में पूछ सकता है। पेन रख दो बेटा, अब आपको सिर्फ सुनना है और समझना है, कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, बहुत ध्यान से सुनना। आपकी जो हेडिंग है ना, हेडिंग है रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड, यानी लॉ ऑफ डिमांड के क्या रीजन है। सर रीजन का मतलब समझ नहीं आया बेटा। रीजन का मतलब ये है यार, हमें लॉ ऑफ डिमांड ने सिंपल शब्दों में क्या बताया। लॉ ऑफ डिमांड ने बोला था कि सर अगर आप अदर फैक्टर को क्या रखोगे, कांस्टेंट, यानी सिट्रस पेरिबस, प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड क्या होगी, कम, प्राइस कम करोगे डिमांड क्या होगी, ज्यादा। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन जानना है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम क्यों हो जाती है। ये प्राइस कंज्यूमर तभी क्यों कंज्यूम ज्यादा करेगा व्हेन प्राइस इज लो। तीनों क्वेश्चन ही पूछे, कह रहा है पहला तो डायरेक्ट है, रीजन बताओ एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का। ये बोलेगा कंज्यूमर कह रहा है क्या डिमांड का जो है वो स्लोप डाउनवर्ड है क्योंकि नेगेटिव रिलेशन होता है, और उसके पीछे का रीजन बोल रहा है। थर्ड टाइप है कि व्हाई डज कंज्यूमर कंज्यूम मोर एट अ लेस प्राइस या लेस एट अ मोर प्राइस। तो इनडायरेक्टली तीनों का समराइज एक ही है, हमें लॉ ऑफ डिमांड की एप्लीकेबिलिटी का रीजन देखना है कि वाई प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है, ऐसा क्यों हो रहा है। उसके पीछे 4-5 लॉजिक है, अब उनमें से कोई भी लॉजिक की वजह से हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है जरूरी सारे लॉजिक लगेंगे, कोई एक दो लॉजिक हो सकता है उस पर्टिकुलर केस में जिससे ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। स्टडी करेंगे करके, चलिए पहला रीजन नंबर 1, आपने आप ये नोट कर लो, पहले नोट कर लो, हमें आइडेंटिफाई करना है रीजंस। समझे बेटा रीजंस। क्या करूं, पहले सारे समझा दूं फिर लिख पाऊं। ऐसा करते हैं पहले सारे समझते हैं, उसके बाद नोट्स बनाएंगे करके, ठीक है। पहले समझते हैं जाके, अभी आप नोट मत करो फिर। रीजन नंबर 1 जो आपको ऑलरेडी पता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी डीएमयू। पढ़ा हुआ है आपने, ये कहां पढ़ा था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, कार्डिनल अप्रोच में, याद है नेल क्या होता था, क्या होता है ये लॉ। कम होती है बिल्कुल भाई, लॉ ऑफ डीएमयू आपने पढ़ा था। एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम देन सेटिस्फैक्शन ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन। 4 assumption थी, होमोजीनियस प्रोडक्ट, रैशनल कंज्यूमर, कंटिन्यूअस कंजम्पशन विदाउट एनी ब्रेक, और यूनिट स्टैंडर्ड होनी चाहिए। याद है आपको। शिष्य जी आपने नहीं पढ़ा ये, और कोई है ऐसा, बाकी तो सबने पढ़ा है। पढ़ा भाई तूने, आता है, थोड़ा बता रहा हूँ सुन बेटा। जब आप किसी कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम करते हो तो हर अगली यूनिट से सेटिस्फैक्शन क्या मिलती है, कम।
जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खाना स्टार्ट करूंगा, तो जब मैं पहली रोटी खाऊंगा उससे मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी क्योंकि मेरे भूख का लेवल सबसे ज्यादा होगा। अगली रोटी से मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी लेकिन फर्स्ट वाली से कम, क्योंकि फर्स्ट वाली में भूख टॉप लेवल पे थी, फर्स्ट वाली को खा के भूख कम हो गई, तो अगली वाली से मजा तो आएगा लेकिन पहली वाली से कम। जब थर्ड रोटी खाऊंगा तो ऑब्वियसली सेटिस्फैक्शन मिलेगी लेकिन सेकंड वाली से कम, फोर्थ में थर्ड वाली से कम, फिफ्थ में फोर्थ वाली से कम। टेक्निकली सृष्टि आप ये समझो, जैसे जैसे हम यूनिट्स को बढ़ाते हैं हर अगले यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन क्या होगी, कम। अबे भाई क्योंकि हर अगली यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम हो रही है तो हर अगली यूनिट के लिए आप प्राइस क्या पे करना चाहोगे, कम। यार मुझे पता है जब अगली यूनिट मुझे कम सेटिस्फैक्शन देगी तो मैं अगली यूनिट के लिए प्राइस ज्यादा क्यों पे करूंगा, क्योंकि सेटिस्फैक्शन कम मिल रही है तो मैं अगली यूनिट को तभी तो लेना पसंद करूंगा ना जब मुझे उसका प्राइस क्या मिलेगा, कम। बात समझ आ रही है? तो लॉ ऑफ डीएमयू कैसे वर्क करता है समझो, जैसे जैसे हम यूनिट्स को बढ़ा रहे हैं हर अगली यूनिट से सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है तो कंज्यूमर कंज्यूम तभी ज्यादा करेगा जब वो प्राइस क्या पे करेगा, कम। सिंपल। तो यही कॉन्सेप्ट है। अभी तो मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं, अभी हम लिखेंगे सारा। पॉइंट बस इतना है, जैसे जैसे हम यूनिट्स यानी कंजम्पशन को इंक्रीज करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फैक्शन क्या होगा बेटा, कम अगली यूनिट से। तो यहां पे कंज्यूमर इंक्रीज हिज कंजम्पशन ओनली एट अ लेसर प्राइस, ओनली एट अ लेसर प्राइस। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, पक्की बात। चलिए अब आओ सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट आता है बेटा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सेकेंड पॉइंट क्या आता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आराम से देख लो, पहले नोट नहीं करना कुछ भी, सब टाइम दूंगा मैं नोट करने का। अभी इनके बीच में मुझे लैंग्वेज में भी लिखवाना है अपनी, तो अभी आप प्लीज मत छेड़ो से। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आओ सुनो, आपको वैसे ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, सब्स्टिट्यूट कुछ पढ़े ना आपने, कोक एंड पेप्सी विच कैन बी रिप्लेस्ड, अभी पढ़ाया था 2 क्लास पहले, बस वैसा ही है लेकिन वो नहीं है, थोड़ा अलग है। कैसे, देखो भाई सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है, कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड वर्क करती है ना, उसका एक रीजन हो सकता है क्योंकि आपका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में। क्या है आपका, कह रहा है लॉ ऑफ डिमांड की एप्लीकेबिलिटी डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। सर कैसे, अब समझो, यहां पे कोक हमारा गिवन गुड और यहां पे हमारा क्या, पेप्सी, जो क्या है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड। इसका अपना प्राइस है, अपनी क्वांटिटी, इसका अपना प्राइस है, अपनी क्वांटिटी। मान लीजिए दोनों का प्राइस है 10 रुपीज, इसकी क्वांटिटी 100 यूनिट्स और 100 यूनिट्स। अब वहां पे ना हमने जो करा था उसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे क्या है देखो, वहां पे था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में चेंज आया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड पड़ी नहीं, अभी मैं रहा हूं हमारे गुड में चेंज आया। अगर हमारी अपनी कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया और वो 10 से 15 हो गया तो हमारी गुड की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। वहां से मत ले जाना, वहां पे हमारी कमोडिटी का प्राइस कांस्टेंट था, प्राइस में चेंज आता उसके, डिमांड देखनी थी इसकी, उसे भूल जाओ, ये अलग ही कॉन्सेप्ट है। ये कह रहे हैं अगर हमारी कमोडिटी का प्राइस 10 से 15 हो गया तो हमारी डिमांड 100% कम होके कितनी हो जाएगी, यही तो लॉ ऑफ डिमांड ने बोला था। मुझे इसका रीजन देखना है क्यों बेटा, इसका रीजन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये कहता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट में आपका क्या अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट। अगर मार्केट में आपका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो क्या प्राइस बढ़ने से आपकी गुड की डिमांड कम होती,
भाई क्योंकि देख इतनी मेजॉरिटी चेंज नहीं आते, बहुत माइनर चेंज आता है। अगर कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है तो डिमांड जो है ना बाद में बढ़ेंगे वो होती है बहुत ही ज्यादा लेस इलास्टिक। मतलब जो बहुत ही गरीब है वो अफोर्ड नहीं कर पाया वो छोड़ देगा, लेकिन बाकी लोग तो नहीं छोड़ेंगे ना, इतना इंपैक्ट तो नहीं आएगा। अभी ज्यादा इंपैक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि मार्केट में हमारा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। लोग कहेंगे जब मुझे सेम कमोडिटी, सेम टेस्ट, सेम पैकेजिंग, सेम सब चीज मुझे सस्ते प्राइस में अवेलेबल है तो मैं उसे प्रेफर करूंगा। ये बात समझ आ रही है आपको? तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्योंकि मार्केट में आपका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो होता यह है कि जैसे ही आप प्राइस बढ़ाते हो आपकी जो पब्लिक है वो ट्रांसफर हो जाती है आपके सब्स्टिट्यूट में, क्योंकि इसका प्राइस तो अभी भी कितना है 10, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी हमें डिमांड बढ़ाने बढ़ाने वाला कोई गेम नहीं देखना, हमें तो बस ये देखना कि हमारा प्राइस कब बढ़ने से कम होने से इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो पहला पॉइंट, अगर हमारा प्राइस बढ़ रहा है उससे हमारी डिमांड कम होगी बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमई। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलता है कि जब आपकी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो आपकी कमोडिटी की डिमांड इसलिए कम होती है क्योंकि मार्केट में आपका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो आपकी डिमांड कम नहीं होगी। इस रीजन से तो नहीं होगी, डीएमयू से कम हो जाए या बाकी रीजन से कम हो जाए पता नहीं, ये वन ऑफ द रीजन। क्लियर? कोई दिक्कत? पक्की बात? मोनोपोलिस्टिक बेटा नहीं कि उसमें तो क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है ना। नहीं इसमें तो हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो मोनोपोलिस्टिक मिलेगा, मोनोपोली में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तभी मोनोपोली में हम देखते हैं कि प्राइस में कितने भी चेंजेस आ जाए, डिमांड जो थी ना वहां पे लिखवाया था इनइलास्टिक और रिलेटिवली लेस इलास्टिक, अगर आपको याद हो लास्ट पॉइंट था उसका। इसीलिए क्योंकि वहां पे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, जहां पे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है वहां पे डिमांड होती है इलास्टिक और हाईली इलास्टिक। तभी जाना थर्ड पॉइंट के लास्ट में चेक करना हाईली इलास्टिक लिखा था। चलो ये एक पॉइंट हो गया। अच्छा नेक्स्ट आओ पॉइंट नंबर 3 पे। अब लॉ ऑफ डिमांड का एक और रीजन है, इसे बोलते हैं दिशा जी इनकम इफेक्ट। शायद आपने ही पूछा था मुझसे दिशा जी, आपने पूछा था कि इनकम इफेक्ट, किसी बच्चे का डाउट आया था सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट पे, पता नहीं। अब आ जाइए इनकम इफेक्ट, ये क्या बोलता है? ये बहुत ही सिंपल बात। भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, कॉन्सेप्ट समझना। मान लीजिए यहां पे है मनीष भाई, मनीष भाई की, इसने आज खड़े कर ली बेटा, मनीष भाई की जो इनकम है, इनकम वो है 10,000 रुपीज। ठीक है, मनीष भाई पे इन्हें जो कमोडिटी परचेज करनी है, जब इसके औकात 100 रुपए की थी। सॉरी बेटा कोई कुछ बोल रहा है सर, एक बार ये रुक जा दिव्या बेटा, बाद में समझाऊंगा, रुक जा। मनीष भाई की इनकम कितनी है? 10,000। मनीष भाई को जो कमोडिटी परचेज करनी है उसका प्राइस जो है वो है 5,000। क्या कोई मुझे बताएगा कितना विलिंग एंड एबल टू होगा? डिमांड कितनी होगी? 2 यूनिट्स। सिंपल है भाई। अब आगे देखो, इनकम ऑफ द कंज्यूमर नॉर्मल है 10,000, इनकम कांस्टेंट है। प्राइस क्या हुआ? बढ़ा। लॉ ऑफ डिमांड ने बोला कि प्राइस को हम क्या करेंगे, तो अब जो कमोडिटी है उसका प्राइस जो है, चलो बढ़ाने की जगह कम कर देते हैं, कितना कर दिया? 2,500, मतलब प्राइस फॉल हो गया। अब इस केस में मुझे बताओगे कितनी डिमांड कर पाएगा? 4 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स? इसे बोलते हैं इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट पता है क्या बोलता है? इनकम इफेक्ट बोलता है कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो कांस्टेंट है। इस इनकम को बोलते हैं मनी इनकम। कौन सी इनकम? मनी इनकम, मतलब जो आपको मॉनेटरी टर्म्स में दिख रही है। मनी इनकम है 10,000, प्राइस ऑफ द कमोडिटी है 5,000। तो टेक्निकली हुआ यहां पे कि वो किसी कमोडिटी को 2 यूनिट की हद तक ही परचेज कर सकता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या मनी इनकम में कोई चेंज आया? मनी इनकम में, मनी इनकम 10,000 थी, 10,000 ही है। चेंज किसमें आया? प्राइस में। प्राइस क्या हो गया? कम।
तो इनकम इफेक्ट ये बोलता है कि अगर आपकी मनी इनकम जो है वो कांस्टेंट है, मनी इनकम कांस्टेंट रखते हुए आपने प्राइस ऑफ द कमोडिटी को क्या कर दिया बेटा, कम कर दिया मान लो, उससे असर पता है क्या पड़ेगा, आपकी रियल इनकम बढ़ जाएगी। सर व्हाट इज रियल इनकम? बेटा रियल इनकम का मतलब है परचेजिंग पावर। रियल इनकम का मतलब क्या है? देखो इनकम तो 10,000 ही है, तो मनी इनकम तो कांस्टेंट है, लेकिन पहले 10,000 की इनकम पे आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी 5,000 है। या आपके लेवल पे समझाओ तो पहले आपके माँ बाप जो है वो इनकम कम कमाते थे, मनी इनकम, लेकिन प्राइसेस इतने कम थे कि उनकी रियल इनकम क्या होती थी, ज्यादा, परचेजिंग पावर ज्यादा थी। अब हो सकता है आपके पेरेंट्स की इनकम में थोड़ा इंक्रीज आ गया तो मनी इनकम हल्की सी बढ़ी, लेकिन प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए इन्फ्लेशन से कि जो रियल इनकम यानी परचेजिंग पावर है वो क्या हो गई, कम। तो टेक्निकली कॉन्सेप्ट ये समझो कि यहाँ पे मनी इनकम कांस्टेंट है, प्राइस के बढ़ने से परचेजिंग पावर यानी रियल इनकम कम हो जाती है, या फिर मैं ऐसे बोलूं प्राइस के कम होने से परचेजिंग पावर या रियल इनकम बढ़ जाती है। मतलब आप 10,000 रुपए में ही ज्यादा कमोडिटीज को परचेज कर पाओगे, और इसी वजह से जब परचेजिंग पावर या रियल इनकम बढ़ गई तो इसका सिनेरियो पड़ेगा कि आपकी डिमांड क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। सिमिलरली वाइस वर्सा, केस नंबर 2, फिर से मनी इनकम क्या रहेगी, इसमें तो सर कोई चेंज आ ही नहीं सकता क्योंकि भैया अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे ना। इस बार प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या हुई है, बढ़ गई। अब प्राइस बढ़ने से, एक मिनट, हमारी परचेजिंग पावर यानी रियल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 10,000 ही है लेकिन अब प्राइस बढ़ गया, तो प्राइस बढ़ने से हम खरीद कम पाएंगे ना, तो रियल इनकम कम हो गई। रियल इनकम का मतलब क्या है, परचेजिंग पावर। एज ए रिजल्ट कंज्यूमर की डिमांड क्या होगी बेटा, कम। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम इफेक्ट। इसे क्या बोलते हैं, इनकम इफेक्ट का मतलब है जब आपकी इनकम कांस्टेंट होती है और प्राइसेस बढ़ते हैं तो आपकी मनी इनकम तो सेम रहती है, लेकिन इफेक्ट पड़ता है आपकी रियल इनकम पे विच इज योर परचेजिंग पावर, और उसकी वजह से आप डिमांड ज्यादा या डिमांड कम कर सकते हो। जैसे इस सिनेरियो में इनकम 10,000 ही है, सॉरी, जब प्राइस 5,000 था तो 2 खरीद सकता था, 2,500 हो गया 4 खरीद सकता है, अगर 8,000 हो गया तो 1 ही खरीद सकता है। अब बोलो दिशा जी, प्राइस इनकम से भी ज्यादा हो गया बेटा, उस केस में हम जाएंगे गिवन, उस केस में हम चले जाते हैं गिवन गुड्स का कॉन्सेप्ट, आते हैं अभी उसमें भी अगले क्लास में। जब आपकी परचेजिंग पावर के ही बियॉन्ड चले गई चीजें तो क्या होगा, उसमें गिवन गुड्स का ही वो लग जाएगा सिनेरियो। पहले बताओ यहां तक क्लियर है भाई, कॉन्सेप्ट समझ लो, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि लॉ ऑफ डिमांड कैसे वर्क करती है, उसके रीजन क्या एप्लीकेबिलिटी के, क्यों प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है। 3 रीजन बता दिए। पहला लॉ ऑफ डीएमयू, ये कहता है जब आप कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम करोगे तो अगली यूनिट से सेटिस्फैक्शन क्या मिलेगी, कम। तभी आप अगली यूनिट को तभी कंज्यूम करोगे जब उसका प्राइस क्या होगा, कम। सेकंड आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कहता है भैया आपके प्राइस के बढ़ने से आपकी डिमांड इसलिए कम हो रही है क्योंकि मार्केट में क्या अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट, तभी आपकी डिमांड हाईली इलास्टिक है। अगर आपकी कमोडिटी का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लग नहीं सकता, तो आपकी डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक होगी, या इस रीजन से तो नहीं हिलेगी। थर्ड आता है इनकम इफेक्ट, वो कहता है अगर आपकी मनी इनकम कांस्टेंट है और आप प्राइस ऑफ द कमोडिटी को बढ़ाओगे तो उससे आपकी जो रियल इनकम है वो कम हो जाएगी, जिससे डिमांड कम हो जाएगी। क्लियर? तो ये खेलता है परचेजिंग पावर के साथ, कोई दिक्कत? हाँ जी, डिमांड की जगह, हाँ बेटा कौन सी डिमांड डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, हाँ कह सकते हो बिल्कुल, लेकिन ये इंडिविजुअल टर्म्स में भी चल सकता है ना। मान लो मुझे प्रेफर यही कमोडिटी करना है, मुझे नहीं जाना सब्स्टिट्यूट, जैसे कई ऐसे लोग हैं जो कोक और पेप्सी में से कोक को प्रेफर करते हैं, जैसे पर्सनली मुझे पेप्सी पसंद नहीं है, वो मुझे स्वीट ज्यादा लगती है। तो अगर मैं एज ए कंज्यूमर मैं हूं और मुझे एक 40 और एक 50 की मिल रही है तो मैं फिर भी 50 में कोक को प्रेफर करता हूँ। तो वो इंडिविजुअल टर्म में भी तो डिपेंड करेगा ना। जो आप बोल रहे हो मार्केट लेवल पे सही चलेगा कि भाई सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, अगर क्योंकि सब्स्टिट्यूट हुआ और इनकम कांस्टेंट होते हुए प्राइस बढ़ गए तो बंदे शिफ्ट मार देंगे।
क्लियर? अबे नोटिफिकेशन आई थी क्या 10 मिनट की? नलायक हो तुम सारे। आज के लिए इतना ही, इसे नोट नहीं करना। अगली क्लास में हम इसको पहले पूरा करेंगे, क्योंकि ना मुझे इसके बारे में लिखवाना भी है। तो अगली क्लास में हम मिलेंगे आपसे, इसको कंप्लीट समझाऊंगा और फिर नोट बनवाऊंगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सही समझ आया? इनकम इफेक्ट वर्क मोनोपोली के अंदर